गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अरेंज एंड एरोमेटिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उस चैप्टर में हम जो हमने एरोमेटिक करैक्टर क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या है, या बेंजीन का जो नोमेनक्लेचर है एरोमेटिक कंपाउंड वो हमने कर लिया है। इसके बाद हमने इसमें एक नया टॉपिक भी किया था अरेंज में कि जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन शो करता है उसका जनरल पैटर्न क्या है मैकेनिज्म का कि उसका जो पैटर्न है मैकेनिज्म का जनरल वो क्या है, हमने उसको डिस्कस किया था। और हमने उसमें वहाँ से फाइंड आउट किया था कि वहाँ पे जो जनरल पैटर्न है मैकेनिज्म का वो है वहाँ पे कि कार्बोक्टायन के थ्रू रिएक्शन फॉर्म होती है, कि जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो कार्बोक्टायन के थ्रू प्रोसीड होती है और वहाँ पे एक व्हील एंड इंटरमीडिएट बनता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। उसके बाद हमने इसमें सेकंड टॉपिक किया था रोल ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस, कि हमारे पास वहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स भी बनता है, लेकिन वो रिवर्सिबली ज़्यादा फास्ट बनता है, सो वो डायरेक्टली सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। सो जो आज जो हमारा टॉपिक है इसके बाद हमें करनी है रिएक्शंस, कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो किस किस तरह की हो सकती हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शन वैसे आपने पढ़ी हुई हैं। ये सभी टॉपिक जो आपके लिए कुछ नए नहीं है, +2 में भी आपके टॉपिक आता है। फिर भी हम एक एक रिएक्शन को वन बाय करेंगे यहाँ पे। सो जो आज हम जो रिएक्शन स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन स्टडी करेंगे नाइट्रेशन। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और एरीन्स डेरिवेटिव। एरीन्स डेरिवेटिव सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ कि रिएक्शन होती क्या है। रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन होगा, बेंजीन के साथ हम नाइट्रोनियम आयन ऐड करते हैं, यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। और जो नाइट्रोनियम आयन आता है वो आता है नाइट्रेटिक मिक्सचर से HNO3 + H2SO4 से। नाइट्रोनियम हमारे पास यहाँ पे आता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है नाइट्रोबेंजीन + H2SO4। सो ये रिएक्शन होती है हमारे पास नाइट्रेशन, और इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ओके, सो ये तो हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन होगी, कि हमारे पास रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन होता है, बेंजीन हो सकता है या कोई एरीन्स डेरिवेटिव हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स डेरिवेटिव हो सकते हैं जो नाइट्रेशन रिएक्शन को शो करेंगे वहाँ पे। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, इस रिएक्शन में क्या है कि जो नाइट्रेशन जनरली किस पे कैरिड आउट की जाती है, तो बेंजीन्स पे या एरीन्स डेरिवेटिव पे। वहाँ पे नाइट्रो हमारे पास नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं HNO3 और H2SO4 का, जिसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और यहाँ पे होता क्या है कि जो H2SO4 है वो एज ए एसिड की तरह एक्ट करता है, और HNO3 वहाँ पे क्या करता है, एज ए बेस की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे जनरली 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराएंगे। सेकंड में क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल की बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी। और थर्ड में क्या होता है कि प्रोटॉन का जो वहाँ पे होता है, प्रोटॉन का लॉस होता है, या लॉस ऑफ प्रोटॉन, या वहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, और बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है उसको वहाँ पे कंप्लीट करेगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। HNO3 का हमें दोनों कंसंट्रेटेड यूज करने हैं, HNO3 और H2SO4। ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2O + NO2 पॉजिटिव + HSO4 नेगेटिव। ये ओवरऑल रिएक्शन होती है हमारे पास। यहाँ पे क्या होती है, ओवरऑल रिएक्शन होती है। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होता है, HNO3 एक्ट एज एन है, वैसे दोनों एसिड है,
लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, सो मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये एज ए बेस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे एज ए एसिड की तरह एक्ट करेगा। दोनों एसिड हैं वैसे तो, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। सो यहाँ पे होता क्या है, H2SO4 क्या होगा, H2SO4 उसमें क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस डिसोसिएट हो जाएगा HSO4 नेगेटिव में। जो H पॉजिटिव है इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, HNO3। HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारे पास HNO3 का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या जो है H पॉजिटिव है इसको ये एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन के पास क्या है, अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस में हम बात करते हैं कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस की तरह एक्ट करता है, और जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड। हम लिख सकते हैं डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, उसको मैं एसिड लिख रहा हूँ, और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बेस। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन क्या है, बेस। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HO के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने जो अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने यूज कर लिए। N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव होगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये इधर और ये इधर, वाटर प्लस NO2 पॉजिटिव, क्योंकि जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो उसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंप्लीट करेंगे, या उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो उसको वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये होता है हमारे पास नाइट्रोनियम आयन, जो एजन है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन है वो क्या करता है, एजन है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। दिस वन नाइट्रोनियम आयन। सो जनरेशन ऑफ जो इलेक्ट्रोफाइल है मैं इसकी ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ कि हम किसको जनरेट कर रहे हैं, NO2 पॉजिटिव, और दिस वन इज नाइट्रोनियम आयन। सो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, और सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हमें एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद जो हमारी रिएक्शन है वो आगे फर्दर प्रोसीड होती है। अब ये हमारे पास नाइट्रोनियम आयन हो गया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है HNO3 प्लस H2SO4, ये दोनों कंसनट्रेटेड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं। HNO3 प्लस H2SO4 के बीच में रिएक्शन होकर क्या बनेगा, H2O NO2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव मैंने ये लिखा है, ओके, और वाटर ये रहा, और NO2 पॉजिटिव ये। ओके, तो मैंने सर्कल रेड सर्कल से दिखाए हैं, तीनों वो यहाँ पे प्रेजेंट है। H2SO4 एसिड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन का डोनेशन हो रहा है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये एज ए बेस की तरह एक्ट कर रहा है। वाटर निकलेगा, और वहाँ पे नाइट्रोनियम आयन है जो मेरे पास एज एन है इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस रिएक्शन में वो एक्ट करेगा। इस केस में अगर हम बात करें, जो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन होता है वो ट्रू नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के दूसरे कुछ डिफरेंट टाइप के दूसरे नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी है, जैसे नाइट्रोपरक्लोरेट, नाइट्रो नाइट्रस और नाइट्रोफ्लोरेट, वो भी क्या कर रहे हैं, बोरेन फ्लोरेट है जो, वो भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह एक्ट करते हैं। सो वहाँ से क्लियर होता है कि जो हमारे पास डायरेक्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, या तो हम उनका यूज कर सकते हैं, या फिर हम HNO3 और H2SO4 से भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर से भी हम नाइट्रोनियम आयन को जनरेट कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट सोर्स यूज कर सकते हैं नाइट्रोनियम आयन का। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप
नाइट्रोनियम आयन का डायरेक्ट सोर्स यूज कर लो। वो कौन से हमारे पास नाइट्रोनियम परक्लोरेट हो गया है, या हमारे पास नाइट्रोनियम नाइट्रेट हो गया, या नाइट्रोनियम फ्लोरोबोरेट हो गया। कि हमारे पास कुछ जैसे एक तो हमारे पास मेथड ये हो गया कि हम HNO3 और H2SO4 को यूज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या है कि NO2 पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव नाइट्रोनियम परक्लोरेट, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। या हम नाइट्रोनियम नाइट्रेट को हम यूज कर सकते हैं, या हम नाइट्रोनियम फ्लोरोबोरेट, ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली नाइट्रोनियम आयन के सोर्स हैं। ऑल ऑफ दीज ये भी क्या देते हैं हमें, नाइट्रोनियम आयन देते हैं। ये भी क्या करेंगे, बेंजीन रिंग पे जो नाइट्रेशन है वो प्रोसीड कराएंगे। क्योंकि अगर मैं HNO3 H2SO4 की जगह अगर मैं नाइट्रोनियम परक्लोरेट या नाइट्रोनियम नाइट्रेट या नाइट्रोनियम फ्लोरोबोरेट यूज करता हूँ तब भी मुझे वहाँ पे, क्योंकि ये सभी क्या है, नाइट्रोनियम आयन का सोर्स है। ऑल ऑफ दीज आर नाइट्रोनियम आयन सोर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो सभी क्या है, नाइट्रोनियम आयन का सोर्स है, और वो भी क्या करेंगे, रिएक्शन को इजीली प्रोसीड कराएंगे। या मैं HNO3 H2SO4 उसका भी वहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जो मेरे पास जो मुझे नाइट्रेटिंग मिक्सचर देगा। सो इसमें हमारा जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स में मैं कह सकता हूँ, या फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, वो हम जब बेंजीन क्या करेगा, नाइट्रोनियम आयन के साथ फर्दर रिएक्शन देगा। सो आवर नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या है हमारे पास कि जो नाइट्रोनियम आयन है वो क्या करता है, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। मेरे पास ये बेंजीन रिंग हो गया प्लस NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं और न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ वीलैंड इंटरमीडिएट। ओके, सॉरी NO2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या है, ये क्या, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। जो स्पीसीज है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। जो मेरे पास ये स्पीसीज है ये कैसी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, NO2 हाइड्रोजन। और इसको मैं एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी लिख सकता हूँ। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में मैं किस तरह से दिखा सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक मूव है ना, ये मेरे पास हो गया। और जो ये सभी स्ट्रक्चर है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन।
ओके, ये सभी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन है। और ये स्टेप मैंने जैसे आपको पहले इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन की गई है। ये कैसी है, स्लो रिएक्शन है। सो ये हमारे पास क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इस रिएक्शन में। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकटायन इंटरमीडिएट या वीलैंड इंटरमीडिएट। कोई भी स्ट्रक्चर आप इनमें से यूज कर सकते हो, नहीं सॉरी, या तो आप ये यूज कर सकते हो या आप ये यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज H NO2 प्लस हमारे पास क्या था HSO4 नेगेटिव, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे बैलेंस करेगा, और मेरे पास बनेगा क्या, NO2 प्लस H2SO4, और ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। सो इस तरह से हम इजीली नाइट्रोबेंजीन को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। और जो ये स्टेप होता है ये फास्ट होता है, सो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता। जो स्टेप होता है मेरे पास ये फास्ट स्टेप होता है। सो स्टेप सेकंड क्या होता है, हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है या वीलैंड इंटरमीडिएट बनता है। उस केस में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है वो नाइट्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करती है। हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोनियम आयन है वो बेंजीन रिंग को अप्रोच करता है और उन दोनों के बीच में वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है। ये स्टेप यहाँ पे स्लो स्टेप है, सो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। रेजोनेंस स्टेबलाइज हमारे पास कार्बोकटायन बनता है, लेकिन जो कार्बोकटायन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए कार्बोकटायन बन रहा है। इफ दिस कार्बोकटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज देन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। यहाँ पे रेजोनेंस बना, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। सो लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वीलैंड इंटरमीडिएट जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या होगा, प्रोटॉन का लॉस होगा और हमारे पास नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बेंजीन की जगह आपके पास किसी भी तरह का बेंजीन पे किसी भी तरह की सब्स्टिट्यूशन हो, कोई भी वहाँ पे ग्रुप हो, सो इजीली क्या करा सकते हैं आप, नाइट्रेशन करा सकते हो। लेकिन हाँ ये रहेगा कि कहीं पे नाइट्रेशन फास्ट हो सकती है, कहीं पे नाइट्रेशन हमारे पास स्लो हो सकती है। इसमें एक थर्ड एक लास्ट टॉपिक और आता है, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म, कि जो हमने मैकेनिज्म किया है उसका एविडेंस क्या है। वो एविडेंस वैसे मैंने जो जर्नल पैटर्न और मैकेनिज्म बताया था उससे भी मैंने उसका एविडेंस आपको बताया गया उस वीडियो में। फिर भी जो हर एक रिएक्शन के साथ हमारे पास जो एविडेंस की सपोर्ट है रिगार्डिंग देयर मैकेनिज्म, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप इसको देख लो कि आपको ये समझ में आ भी रहा है या नहीं रहा। ऐसे इसमें सिंपल है बिल्कुल, इतना कुछ नहीं है, इस रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, फिर भी एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हो। ओके, सो अब हम बात करते हैं एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म। उसमें हम क्या करते हैं कि बेंजीन, एक तो हमारे पास सिंपल बेंजीन है हेक्साहाइड्रो वाला, और एक हम बात करते हैं हेक्साड्यूटेरियम, और उसके बाद हम नाइट्रेशन रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। अगर वहाँ पे कोई, क्योंकि जो CD बॉन्ड है, जो कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमारा जो थर्ड स्टेप था उसमें क्या था, लॉस ऑफ प्रोटॉन था। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो पहला स्टेप है कार्बोकटायन फॉर्मेशन। सो हम उसी की बात करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म। मेरे पास एक तो बेंजीन है जिसके पास हेक्साहाइड्रो, वैसे हम बेंजीन के जो हाइड्रोजन होते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अंडरस्टूड होते हैं। इस तरह से। और एक मेरे पास क्या, हेक्साड्यूटेरेटेड बेंजीन।
मेरे पास दो बेंजीन है, मैंने दोनों के नाइट्रेशन कराई, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ HNO3 प्लस H2SO4 के साथ ये क्या देगा, नाइट्रोनियम आयन देगा, और ये भी क्या देगा, नाइट्रोनियम आयन देगा। और दोनों के केस में जो प्रोडक्ट बनेंगे, इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब नाइट्रो लगा दो कहीं पे भी, और इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रो, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। लेकिन दोनों रिएक्शन का रेट क्या है, वो सेम है। सो उससे क्या क्लियर होता है, अगर सेम रेट है और हमारे पास जो थर्ड स्टेप होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन, उसमें क्या होता है, यहाँ पे तो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड ब्रेक होगा इस केस में, इस केस में ये गलत होगा, यहाँ पे ड्यूटेरेटेड ये है। इस केस में तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और इस केस में क्या होगा, कार्बन ड्यूटेरियम, और जो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी जो ब्रेक होगा वो स्लो होगा, और ये इजीली हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लॉस ऑफ प्रोटॉन होता, सो उस केस में क्या होता, दोनों का रेट में डिफर करना चाहिए था, क्योंकि CD जो बॉन्ड है कार्बन ड्यूटेरियम के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन की मैं अगर बात करूं। लेकिन चेक किया गया है कि दोनों का जो काइनेटिक है, जो रेट है दोनों का वो सेम है। सेम रेट है तो मीन्स ये है कि जो लॉस ऑफ प्रोटॉन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है हमारे पास। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है हमारे पास, जनरेशन ऑफ कार्बोक्टाइन। सो एक एविडेंस है इसके मैकेनिज्म के सपोर्ट में कि जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड हो रही है, और जो उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जहाँ पे कार्बोक्टाइन जनरेट होता है वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, और वही उसी पे हमारा जो रिएक्शन का रेट है कम्प्लीटली डिपेंड करता है। सो ये था हमारे पास जो था नाइट्रेशन। ये जो रिएक्शन हमने स्टडी किया है वो नाइट्रेशन रिएक्शन हमने स्टडी किया है। कुछ वो हम रिएक्शन देख लेते हैं। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मेरे पास ये है, अब कुछ डेरिवेटिव्स, कुछ रिएक्शंस, एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे CH3 है, ओके। एक मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है कोई, यहाँ पे आप लगा दो COCH3। तो मैं दोनों में क्या करा रहा हूँ, नाइट्रेशन करा रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैंने क्या कराई, नाइट्रेशन कराई। अब जो हमारे पास ये ग्रुप होते हैं CH3 हो गए, COCH3, मैंने पहले भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देते हैं। उनको मैं एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। हमारे सिलेबस में भी टॉपिक है, लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, जब बेंजीन है, बेंजीन की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। अब इसकी क्या, सभी पोजीशन इक्विवेलेंट, आप किसी भी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लगा सकते हो। बट इन दैट केस CH3 की अगर मैं बात करता हूँ तो उस केस में हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनेगा प्लस ऑर्थो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ही एक्टिवेट करते हैं। उसी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वही पोजीशन एक्टिवेट होती है और उसी पे आके इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है। इस केस में क्या होता है, सिर्फ मेटा पोजीशन ही एक्टिवेट होती है, ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं,
और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे क्या मेरे पास COCH3, यहाँ पे नाइट्रो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, सॉरी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, ये इस तरह से एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे लगा। ये क्या एसिटाइल ग्रुप है, इसको हम एसिटोफिनोन भी बोलते हैं, इसको हम एसिटोफिनोन भी बोलते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूशन और डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट ऑफ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग दैट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप, कि उस पर किस तरह का ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो हमारे पास जो भी इनकमिंग ग्रुप होगा वो उसको डायरेक्ट करेगा कि उसको ऑर्थो पोजीशन पे जाना है, पैरा पोजीशन पे जाना है या मेटा पोजीशन पे जाना है। ये टॉपिक है हमारे उसमें, हम इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे जो हमारे दूसरे वीडियो लेक्चर होंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में हमें सिर्फ क्या करना था, नाइट्रेशन के बारे में बात करनी थी कि हम नाइट्रेशन किस किस तरह से प्रोसीड करा सकते हैं। नाइट्रोनियम आयन के हमारे पास एक तो सोर्स ये हो सकता है कि HNO3 और H2SO4 को मिक्स करें, वहाँ नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हमें नाइट्रोनियम आयन मिल जाए। सेकंड सोर्स हमारे पास क्या हो सकता है, नाइट्रोपरक्लोरेट, नाइट्रोनियम नाइट्रेट एंड नाइट्रोनियम फ्लोरोबोरेट, ये हमारे पास 3 to 4 सोर्स हो सकते हैं। और दूसरे सोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं को जनरली याद रखो आप कि 3 सोर्स हमारे पास ये हो सकते हैं और एक सोर्स हमारे पास HNO3 और H2SO4 का सोर्स हो सकता है, जहाँ से हमें नाइट्रोनियम आयन या नाइट्रेटिंग मिक्सचर की हेल्प से हमें नाइट्रोनियम आयन मिल जाएगा, जिसमें हम नाइट्रेशन को इजीली प्रोसीड करा सकते हैं। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट आप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो है किसी भी तरह का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।